नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हम लगातार आपको अपने शो ये हेल्थ नहीं आसान के माध्यम से ग्वालियर के जाने माने चिकित्सकों से रूबरू करवाते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी किसी भी बीमारी के बढ़ने से पहले उसको समझ सकें और वक्त पर उसके ट्रीटमेंट पर काम कर सकें। इसी कड़ी में आज हमारे शो हेल्थ नहीं आसान में मौजूद हैं ब्रेन एंड स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक दीक्षित, जो हमें और आपको बताने वाले हैं मानव शरीर के मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी और उससे बचाव के तरीके। सर, आचरण न्यूज के स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, हमारे शरीर में ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का क्या कनेक्शन है? इनकी कनेक्टिविटी में किन कारणों से दुष्प्रभाव पड़ते हैं? हम जो भी काम करते हैं, शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, उस सब के लिए सिग्नल्स ब्रेन से आते हैं जी। और रीढ़ की हड्डी से होते हुए एक तरीके से एक वायरिंग सिस्टम है जो ब्रेन से सिग्नल्स को रीढ़ की हड्डी से होते हुए शरीर के सारे अंगों तक भेजता है। जी। इस तरीके से ये ब्रेन और रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़े हुए हैं। जो सिग्नल्स आते हैं वो फिर हमारी मांसपेशियों तक पहुंचते हैं और मांसपेशियों के द्वारा फिर एक अपना सब काम किया जाता है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपना हाथ स्टेबल पर रखना है तो सिग्नल ब्रेन से आएगा, रीढ़ की हड्डी से होते हुए मुझे ये सिग्नल मिलेगा कि अपने हाथ को उठाना है और स्टेबल पर रखना है और फिर नीचे कर लेना है। ये सिग्नल्स ब्रेन से आएंगे और ये रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे हाथ तक पहुँचेंगे और हमारा हाथ उसको सेंस करेगा, महसूस करेगा और एनालाइज करेगा और आगे उस एक्ट को करेगा। डॉक्टर साहब, कई लोग ये नहीं समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी की समस्या न्यूरो समस्या है। वो अक्सर हड्डी विशेषज्ञ के पास पहुंच जाते हैं, तो इसमें बड़ी उनको समस्या होती है और जब बाद में मर्ज बढ़ जाता है तो काफ़ी परेशान भी होता है। एक्चुअली ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड जी कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो है उनकी प्रॉब्लम्स को कौन डील करेगा। जी। पहले इसे न्यूरोसर्जन्स ही डील किया करते थे, न्यूरोसर्जन्स एंड न्यूरोफिजिशियंस। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सिर्फ हड्डी का संबंध है जी, तब उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन या जो हड्डी के डॉक्टर हैं वो भी आप अपने MS कोर्स करने के बाद या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसमें स्पेशलाइजेशन लेते हैं, फेलोशिप करते हैं स्पाइन के लिए और आगे जाते हैं। लेकिन अगर नस से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तब उस केस में बेहतर होता है कि न्यूरोसर्जन डील करे। लेकिन नसों के मामले में ये प्योरली न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन की फील्ड है, उन्हें ही डील करना चाहिए तो बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, ब्रेन हैमरेज क्या होता है? ये किस कारण होता है? इसमें मरीज के बचने के चांस बहुत कम बताए जाते हैं। बेसिकली ब्रेन हैमरेज जो है उसमें होता ये है कि ज़्यादातर ब्रेन हैमरेज पेशेंट का BP बढ़ने की वजह से होते हैं। जी। इसके इसके बाद भी प्रॉब्लम ये है लोगों के अंदर कि लोगों में ये अवेयरनेस की कमी है कि एक बार डॉक्टर ने बोल भी दिया कि आपको BP की शिकायत है, आपको दवा लेनी पड़ेगी, आपको शुगर है, आपको दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी इस तरीके से जैसे ब्रेन हैमरेज हो गया। जी। और जब वो प्रॉब्लम आ जाएगी तब वो अपना इतना विकराल रूप लेके आती है कि फिर कुछ करने के लिए बचता नहीं या आप बहुत लेट हो चुके होते हैं। जी। तो इसके ये ब्रेन हैमरेज को डील करना, ऐसा नहीं कि ब्रेन हैमरेज ट्रीटेबल नहीं है या इसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसे भी ट्रीट किया जा सकता है। हैमरेज होने के बाद जितनी जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचे, एक प्रॉपर टर्सरी केयर सेंटर में पहुंचे। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, पेशेंट का ब्रेन हैमरेज हुआ, लकवा हुआ एक तरफ का, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, पहले वो लोकल डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वहाँ से टाइम वेस्ट होगा, फिर वो किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे। पेशेंट हमारे पास पहुँचते पहुँचते लगभग 6-8 घंटे गुजर चुके होते हैं। जी। अगर पेशेंट को पहली बार में ये सेंस हो जाए या उसको पहला डॉक्टर से ही पता चल जाए कि ये ब्रेन हैमरेज हो सकता है, तुरंत जितनी जल्दी हो सके उन्हें एक प्रॉपर टर्सरी केयर सेंटर में लेके आएँ जहाँ सारी व्यवस्थाएं हों। अगर वो लेके आते हैं तो इसका जितनी जल्दी लेके आएंगे तब इसका इलाज संभव होता है। जी। और उससे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा लोगों की अवेयरनेस इस चीज़ के लिए, BP होने पे किसी को ब्रेन हैमरेज का मेन कॉज है BP होना, हाई ब्लड प्रेशर। जी। ब्लड प्रेशर को आप लाइटली मत लीजिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, एक बार स्टार्ट होने के बाद ये कभी भी पूरी ज़िंदगी ये बीमारी आपकी नहीं जाएगी। आपको अपनी पूरी लाइफ दवाइयाँ लेनी है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे ब्रेन हैमरेज हुआ। डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी किस स्थिति में होती है? कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं किस केस में सर्जरी ओपन करनी है पेशेंट का। जैसे अपन ब्रेन की बात कर रहे हैं, आज अपना टॉपिक ब्रेन और स्पाइन के ऊपर है। जी। तो ब्रेन में कुछ केसेस में सर्जरी अपन ब्रेन ओपन करना पड़ता है, कुछ केसेस में एंडोस्कोपी के इस्तेमाल से एक छोटा सा छेद करके जो बीमारी है अंदर
जैसे लेप्रोस्कोपी होती है जनरल सर्जरी में, जी। वैसे ही एक छोटा सा होल करके छेद करके ब्रेन में, और जो बीमारी है उसको उससे ट्रीट किया जा सकता है। आजकल स्पाइन में एंडोस्कोपी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सर्जरी के अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ जगह एंडोस्कोपी बहुत कारगर है, कुछ जगह एंडोस्कोपी उतनी कारगर नहीं है। जी। तो ये तय करना होता है किस केस में एंडोस्कोपी इम्पोर्टेंट है, होगा तो पेशेंट के बेटरमेंट के लिए ये ठीक रहेगी। किस केसेस में एंडोस्कोपी से नहीं ओपन कर सर्जरी करना चाहिए, ये सर्जन को तय करना होता है पेशेंट के केस को देखने के बाद। सेम ब्रेन में है, किसी को कोलॉइड सिस्ट है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल कोलॉइड सिस्ट है, या कोई ब्रेन ट्यूमर है जो लोकलाइज है, ऐसे केसेस में या ऐसे एरिया में है जहां अपन बहुत ओपन सर्जरी से फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में अपन एंडोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शरीर में ऐसे क्या लक्षण देखें जिससे पहले से समझ में आए कि हमें ये बीमारी बढ़ रही है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब तक कोई गंभीर ऐसी स्थिति नहीं हो जाती उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ऐसे क्या लक्षण देखें हम शरीर में तो तुरंत जिससे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकें? अगर आपको लगता है कि आपको हेडेक है जो बहुत ज़्यादा है, हम डे बाई डे हेडेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डे बाई डे किसी को भी होता है जी। और किसी भी कारण से होता है। अगर आपने ज़्यादा थकान हो गई है आपको हेडेक हो सकता है, आपकी रात को नींद नहीं पूरी हुई है आपको हेडेक हो सकता है। बीमारियों में लें, सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम से ही हेडेक नहीं हो सकता। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस ब्लॉक रहते हैं, किसी को नाक का जो सेप्टम होता है इसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस, किसी को डीएनएस की प्रॉब्लम है जी। उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। किसी को गला चौक होता है उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, जनरली आईसीटी रेज रहता है, हाई बीपी की वजह से हेडेक हो सकता है। टेंशन हेडेक हो सकता है। अगर पेशेंट को लगता है, किसी को भी लगता है कि जो मुझे हेडेक आज हो रहा है ये हेडेक मेरे किसी पहले के हेडेक से मैच नहीं करता, ये कुछ अलग है, वैसे केस में वेट करते हुए या एक दवाई सर दर्द की दवाई लेके जो घरों में हम लोग यूजुअली करते हैं, एक गोली खा ली और बस देखते हैं कितना आराम पड़ता है, 3-4 घंटे फिर निकाल दिया उन्होंने। ऐसे केस में अगर लगता है सर में दर्द है, किसी को लगता है चक्कर आ रहे हैं, उल्टी ऐसा मन करता है, किसी को लगता है कि हाथ पैरों में थोड़ी सी कमजोरी है, झुंझुनापन फील हो रहा है, सूनापन फील हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ लगती है, अगर घर वाले समझ पाएँ, किसी को मिर्गी आती है, एक हाथ में झटके आ रहे हैं, पूरे शरीर में झटके आ रहे हैं, आँखों आई बॉल अपनी रोल हो जाकर ऊपर हो जाती हैं जी। तो अगर ऐसा कुछ भी लगता है जो उस नॉर्मल से हटके लगे, तो जितनी जल्दी हो सके एक्सपर्ट की सलाह लें। उसमें न्यूरो की प्रॉब्लम ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरो और कार्डियक दोनों की प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में ही पेशेंट जितनी जल्दी एक्सपर्ट के पास पहुंचता है उसके सर्वाइवल के बचने के चांस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल स्लिप डिस्क की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। हाँ। तो ये किस कारण होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि अक्सर जब स्लिप डिस्क होता है तो डॉक्टर्स बेड रेस्ट की सलाह दे देते हैं और काफ़ी लंबे वक्त के लिए, तो बड़ी परेशानी एक तरीके से मरीज को हो जाती है। हमारे शरीर का जो वजन है, हमारे शरीर का जो वजन रहता है वो अपने सर से लेके और ये पूरा शरीर का वजन हमारे रीढ़ की हड्डियों पे आता है। ज़्यादातर लोगों को स्लिप डिस्क या तो कमर में होता है, लंबर स्पाइन में, या फिर गर्दन में होता है, उसको स्लिप डिस्क नहीं बोलते, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन और चीज़ें बोला जाता है जी। स्लिप डिस्क मोस्टली जो होता है कमर की हड्डियों में खिसकने की वजह से या डिस्क के बाहर आ जाने की वजह से। दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है वो डिस्क हड्डियाँ आपस में टकराए ना, उसके सपोर्ट के लिए कुशन का काम करती है। जब ज़्यादा दबाव पड़ता है या अपन एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जैसे मोस्टली ये कॉमन करने मिलेगा आपको टेलर्स में, कंप्यूटर पर लगातार काम करने वाले लोगों में, या जैसे बैंक की नौकरी करने वाले लोगों में, जो लगातार 4 घंटे एक ही चेयर पर बैठ के अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं या टेबल पर काम करते हैं, उनकी मसल्स एक लेवल के बाद थक जाती हैं जी, एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, और एक लेवल तक थकने के बाद मसल्स में फटीग हो जाता है। इतना फटीग हो जाता है कि फिर वो मसल्स उसको सपोर्ट नहीं कर पाती स्पाइन को, तो डिस्क ज़्यादा कंप्रेस होती है और फिर वो पास की जो उससे नसें गुजरती हैं उसके पास से, उन पर दबाव पैदा करती है। ऐसे लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए? ऐसे लोगों को जो लोग ऐसे बैंक में जॉब करते हैं, ऐसी जॉब करते हैं जो सिटिंग जॉब होती है बहुत लंबे टाइम तक, या जिनका हैवी वेट उठाने का काम है, जैसे कुली होते हैं, उनको गर्दन में प्रॉब्लम अक्सर दिखी जाती है, या जो बहुत हैवी वेट जिम भी करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं। ऐसे लोगों को बेसिकली जो सिटिंग वाला जॉब करते हैं उन्हें 1 घंटे 2 घंटे जॉब करने के बाद थोड़ी देर या तो रेस्ट करें, लेट लें, या चलना फिरना हो उनका। लगातार 4 घंटे चेयर पर ना बैठें। अपनी एक हैबिट हो जाती है, अपने को पानी भी पीना है, आप सामने बोतल रखी हुई है, आप यहीं पी के और रख देंगे बोतल जी, आपको टेबल से उठना ही नहीं।
1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठने के बाद 15 मिनट के लिए आधे घंटे का एक ब्रेक लें, बाहर घूम के आएँ, टहल के आएँ, या 15 मिनट रेस्ट लें, फ्लैट सरफेस पे लेट जाएँ, तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और उनमें फिर से ताकत काम करने की आ जाएगी। लगातार बॉडी को स्ट्रेन ना दें, बॉडी को बीच में रिलैक्स मिलना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल लोग जैसे लंच ब्रेक होता है, कहीं भी जॉब करते हैं, लंच ब्रेक के बाद आधे घंटे का रेस्ट जरूर होना चाहिए। अगर आप आधे घंटे रेस्ट करेंगे, आपके मसल्स को रिलैक्स मिल जाएगा, आप उसके बाद शाम तक फ्रेश फील करेंगे, रात तक, और मसल्स भी एक्टिव रहेंगी। मेरा अगला सवाल था, मस्तिष्क और ब्रेन से संबंधित मरीजों को कौन कौन से चेकअप कराना अनिवार्य है? कई पेशेंट ऐसे आते हैं डॉक्टर के पास सीधा, सर मुझे ये जांच करवानी है। उस जांच की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एटलीस्ट ये चीज़ डॉक्टर को तय करने दीजिए। अदरवाइज आप अननेसेसरी जांच कराएंगे जिनका आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, लेकिन उनसे निकल के कुछ भी सामने नहीं आएगा। तो ये ना करते हुए आप डॉक्टर से मिलें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और उसे ये तय करने दें कि क्या जांच आपके लिए बेहतर रहेगी। वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बेटरमेंट फील रहेगा उसमें। डॉक्टर साहब, ब्रेकियर लंबर प्लेक्सस इंजरी किस स्थिति में होती है और क्यों ये की जाती है? ब्रेकियल प्लेक्सस बेसिकली गर्दन की रीढ़ की हड्डी से जो नस निकलती हैं और जो हाथ को सप्लाई करती हैं, या इसमें चेस्ट के साइड की मसल सप्लाई करती हैं, उन मसल्स को जो नर्व्स जाती हैं, और जो नर्व्स का जो जाल होता है उसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। और जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकलती हैं और जो पूरे पैरों में और कमर के एरिया में सप्लाई करती हैं, उसको बोलते हैं लंबर प्लेक्सस। एक्सीडेंट जब होता है उस केस में कोई नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और उससे उनकी इंजरी होती है, और अगेन उनका अगर इंजरी होती है तो वो या तो वीकनेस पैदा करेंगी, लकवा हो जाएगा हाथ का या किसी पैर का, या पेशेंट का लैट्रिन बाथरूम में कंट्रोल चला जाएगा, नहीं रहेगा। ये सब प्रॉब्लम्स अगर लंबर प्लेक्सस है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मरीजों के अंदर एक डर बना रहता है सर्जरी को लेकर, तो इस डर को भगाने के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? डेफिनेटली सर्जरी किसी के ऊपर ही हो, अगर एक इंजेक्शन भी लगना होता है तो हमें डर लगता है। अगर अपने आप को एक इंजेक्शन भी लगता है तो ये बात तो तय है कि सर्जरी से डर लगता ही है। लेकिन जो मैं देखता हूँ प्रैक्टिस में, बहुत लोगों को ये होता है कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है न्यूरो और कार्डियक। अगर मैं यही कहूँगा कि न्यूरो और कार्डियक में अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं और अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये इमरजेंसी है, तो आप उनकी बात को मानें। वो डेफिनेटली आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए बोलेंगे, और उससे डेफिनेटली पेशेंट को फ़ायदा होगा। जी। हम डॉक्टर्स भी पहले यही सोचते हैं जहाँ तक हो सके दवाइयों से ही काम चल जाए, सर्जरी ना करना पड़े। सर्जरी तभी की जाती है जब कुछ और ऑप्शन नहीं बचते। डॉक्टर साहब, आजकल एक ब्रेन ट्यूमर भी की शिकायत भी सबसे ज़्यादा आ रही है। ब्रेन ट्यूमर आखिर है क्या, और कैसे मतलब लोग इसका शिकार हो जाते हैं? ट्यूमर कोई भी ट्यूमर शरीर के अंदर ट्यूमर है, या उसको कैंसर कहें या साधारण गठान कहें। बेसिकली ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। जो बेनाइन है वो एक बार निकाल दिए जाने के बाद दोबारा नहीं होते सामान्यतः। जो मैलिग्नेंट हैं उनमें बेसिकली कैंसर कहा जाता है, और वो कैंसर बॉडी किसी और हिस्से में हो या ब्रेन में हो। अगर ब्रेन की बात करें, कैंसर किसी भी सेल का, कोई भी जो कोशिकाएं शरीर में होती हैं, वो जैसे ब्रेन में सेल्स होती हैं या पूरी बॉडी में होती हैं, जब उनका अपना रेगुलेशन ब्रेक हो जाता है, उनका ऑटो रेगुलेशन जो है बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाता है जी, तो वो सेल्स इन्यूमरेबल टाइम डिवाइड करना शुरू हो जाती हैं, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देती हैं, और वही जो एक एक्स्ट्रा डिवीजन होते जाते हैं जो बहुत ज़्यादा, वो एक गठान टाइप के बन जाते हैं, वही कैंसर होता है। अब बिल्कुल नहीं है, अगर टाइम से आप पहुँचेंगे, प्रॉपर जगह पहुँचेंगे, प्रॉपर केयर सेंटर, टर्शियरी सेंटर में पहुँचेंगे, तो 100% इलाज संभव होगा। क्या छोटे बच्चों में भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं? अगर अपन बात करें, जब वो पैदा होते हैं, कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं जो बच्चे पैदा होते ही साथ लेके आते हैं। उसमें ऐसे उनको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं कियारी मालफॉर्मेशंस, माइलोमेलिंगोसील, मेनिंगोसील, लाइपोमाइलोसील, एनसेफेलोसील। ये कई ऐसी बीमारियां हैं, हाइड्रोसेफेलस, जो बच्चे पैदा होते ही उनके अंदर होती हैं। लो सोशल स्टेटस पर की फीमेल्स होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें तुरंत ही एटलीस्ट सरकारी अस्पताल में दिखाना चाहिए। वो उनको दवाइयाँ देंगे। इस प्रॉब्लम से जो बच्चों को होने वाली है, बहुत हद तक 90% तक उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है
अगर उनको टाइम से वो टैबलेट्स दे दी जाएं या प्रेगनेंसी के पहले उनका नरिशमेंट प्रॉपर हो तो। जी। बहुत ये कंजेनिटल एनोमलीज बहुत देखी जाती हैं मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो बेचारे गरीब मरीज होते हैं वो वहीं पहुंचते हैं। जी। और उनका कुछ इलाज, एक बार कंजेनिटल एनोमली हुई तो उनका परमानेंट ट्रीटमेंट बहुत कम ही हो पाता है। कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन काफ़ी रिस्की होता है, ये बात कहाँ तक सही है? ये 1980s के पहले की बात, 1990 के पहले ठीक थी। क्यों? उसके पहले ना CT था ना MRI था। अपने देश में 1980 के बाद CT स्कैन की मशीनें आना शुरू हुई। 1990 के बाद MRI आना शुरू हुआ। CT और MRI, पेट स्कैन हो गया, जो एडवांस टेक्निक्स हो गई, सर्जरी में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हो गया, ये सब चीज़ें अब बहुत हद तक आम जन की रीच में आ चुकी हैं। अब लगभग सभी प्रॉपर हॉस्पिटल्स, सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी। आज के टाइम में सर्जरी में होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़, माइक्रोस्कोप, न्यूरो नेविगेशन, C-आर्म, डबल C-आर्म, O-आर्म, ये इतनी एडवांस टेक्निक्स अब आ गई हैं। एक एक नर्व्स को आप प्रॉपरली ऑपरेट करने के टाइम भी, ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन टाइम में आपने क्या किया है, ऑपरेशन के बाद अब क्या स्थिति चल रही है, ये सब कुछ दिखता है क्लियर। तो आज के समय में स्पाइन सर्जरी उतनी रिस्की नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, न्यूरॉन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है। न्यूरॉन्स ब्रेन्स की सेल्स को कहते हैं, ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। जी। न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, लाइक सेल्स में प्रॉब्लम हो, या सेल्स के फंक्शन करने में प्रॉब्लम, ये कोई भी बीमारी जो होगी उसे अपन कहेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन, हमें हेड से लेकर टो तक पूरा कंट्रोल हमारे ब्रेन से और रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम अगर हेड में ही शुरू हो तो ही हम मानेंगे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी भी जगह हो सकती है। हो सकता है एक पेशेंट आए, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसका सिर्फ ये हाथ जब वो ऐसे करेगा तो हाथ में कंपन होंगे, हाथ यूँ कप रहा होगा, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये थे ब्रेन एंड स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक दीक्षित, जिनसे हम सभी ने जानी मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी और उससे बचाव के तरीके। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेज सकते हैं, जिनके जवाब विशेषज्ञों द्वारा आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। हमारा यह हेल्थ शो हेल्थ नहीं आसान से जुड़ने और विज्ञापन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9300760730 पर संपर्क कर सकते हैं। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।